हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने यूपीएससी प्रीलिम्स फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत की है। अपने इस फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हम न केवल जीएस के सब्जेक्ट को कवर करा रहे थे, बल्कि हमने सीसैट के सब्जेक्ट की भी शुरुआत की है। सीसैट के अंतर्गत ये हमारी मैथ की क्लासेस हैं। इसी तरीके से आपको सीसैट में रीजनिंग की क्लासेस भी मिलेगी। तो मैथ की क्लास के अंतर्गत आज हम अपनी इस पहली क्लास में काफ़ी बेसिक चीज़ें सीखेंगे। हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि पाठ्यक्रम क्या है, इस पाठ्यक्रम को श्री आईएएस एकेडमी किस तरीके से कवर कराएगी और किस तरीके से आपको कवर करना चाहिए। और फिर जो बिल्कुल शून्य से शुरुआत होती है, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि आप में से जितने भी बच्चे हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप में से किसी को भी मैथ प्रॉपर नहीं आती है। तो जब हम बिल्कुल शून्य से शुरू करेंगे कि अंक किसको कहते हैं, संख्या किसको कहते हैं, तभी हम आगे की क्लासेस को और बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। हम आपकी बात समझ सकते हैं कि आप में से कई सारे बच्चों को ये बेसिक बातें पता होंगी, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी आने वाली अगली 1 से 2-3 क्लासेस को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आज आपने कुछ नया सीखा है। और इन नए को सीखने के साथ साथ ये जो शुरू की 2 से 3 क्लासेस हैं, ये हर जगह पर यूज होंगी। चाहे आप रीजनिंग में कैलेंडर के टॉपिक को पढ़ेंगे, वहाँ पर भी इनका इस्तेमाल होगा। मैथ के अंतर्गत जब आप आगे की क्लासेस पढ़ेंगे, अरिथमेटिक रीजनिंग जैसे टॉपिक को पढ़ेंगे, तो भी ये क्लासेस आपके काम आएंगी। तो इसीलिए इन क्लासेस को किसी भी हाल में स्किप मत करना, ना ही इनको फॉरवर्ड मोड पे सुनना। इनको जो भी ये नॉर्मल मोड है, इसी के अंतर्गत सुनने की कोशिश करना। ठीक है, तो बिना देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आप अपने पास एक पेन और कुछ पेज या कहें एक कॉपी रखे होंगे। बाकी जो बातें हम आपको बताएंगे, उसी आधार पे फिर आप आगे की चीज़ों को शुरू करना। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये पहली क्लास है, तो मैंने आपको यहाँ पे पहला टॉपिक दिया है पाठ्यक्रम को लेकर। आप में से जिन बच्चों के पास पाठ्यक्रम ना हो सीसैट का, वो इस पाठ्यक्रम को डाउनलोड कर लें। ये पाठ्यक्रम हमने श्री आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी कर दिया है। ये मैथ का पाठ्यक्रम है, इसी तरीके से आपको रीजनिंग का मिलेगा। इवन हमने पूरा का पूरा एक सीसैट का ही पाठ्यक्रम बना दिया है। तो सीसैट का जो पूरा पाठ्यक्रम है 10 पेज में, उसमें मैथ और रीजनिंग को कंपाइल कर दिया है। तो जो अलग अलग निकलवाना चाहें वो अलग अलग निकलवा लें, जो एक साथ निकलवा कर पढ़ना चाहें वो एक साथ निकलवा कर पढ़ लें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं रीजनिंग के अंतर्गत या मैथ के अंतर्गत। तो आज की इस क्लास में हम मैथ के अंतर्गत जो भी टॉपिक हैं उनको देखेंगे, और उन टॉपिक को देखने के बाद ये अध्ययन करेंगे कि हमसे जो टॉपिक पूछे जाते हैं यूपीएससी में वो कौन से हैं और हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि पूरा का पूरा पाठ्यक्रम जो सीसैट का होता है उससे यूपीएससी हमेशा प्रश्न नहीं पूछती है। तो विगत 10 से 12 वर्षों के अध्ययन के अनुसार हम ये चेक करेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पर प्रश्न हमेशा आते हैं और उन्हीं पर आपको फोकस करने की ज़्यादा आवश्यकता है, और उन्हीं टॉपिक को ज़्यादातर श्री आईएएस एकेडमी आपको कंप्लीट कराएगी। ठीक है, तो जो हम आज पहला है यहाँ पे मैथ के अंतर्गत, तो मैथ में भी कई टाइप होते हैं। आप में से जिन बच्चों ने क्लास 12 लगभग 2010 या 12 के दौर में की होगी यूपी बोर्ड के टाइम पीरियड में, तो आप वहाँ पर इतने प्रकार की मैथ्स आप देखते होंगे। या आप में से जिन बच्चों ने बीएससी किया होगा, या जिनका ऑनर्स मैथमेटिक्स से रहा होगा, या जिनका ऑप्शनल मैथ से है, तो वो मैथ के अंतर्गत इतने सब्जेक्ट पढ़ते होंगे कि आपको अंकगणित भी पढ़ने को मिलती है, आपको क्षेत्रमिति भी पढ़ने को मिलती है, आपको ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति भी पढ़ने को मिलती है, ज्यामिति भी मिलती है, निर्देशांक ज्यामिति भी मिलती है, और डाटा इंटरप्रिटेशन के साथ साथ डाटा सफिशिएंसी भी मिलती है। लेकिन यूपीएससी के सीसैट के सिलेबस में सबसे अच्छी बात यह है कि हमसे ये 2 नंबर से लेके 5 नंबर तक के जो टॉपिक हैं इनको यूपीएससी नहीं पूछती है। यूपीएससी ने कहा है कि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अर्थात
अच्छी बात यह है कि हमें केवल और केवल अंकगणित पढ़नी है और आंकड़ों की व्याख्या और आंकड़ों की पर्याप्तता इस टॉपिक को पढ़ना है। इसके अलावा हमें अन्य किसी भी टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके मन में आया होगा सर सिलेबस तो फिर बहुत छोटा है। नहीं, ये जो अंकगणित है ना, इसी में बहुत सारे सब टॉपिक हैं और उन्हीं सब टॉपिक को जब हम कवर कर लेंगे तो हम कह देंगे कि हमारा सीसैट का जो मैथ का सेगमेंट है वो कवर हो गया। कई बार या कई किताबों में आपको मैथ की जो बुक्स मिलेंगी वहाँ पे इन दोनों टॉपिक को एक साथ ही रखा जाता है, लेकिन हमने अलग कर दिया ताकि आपके दिमाग में चीज़ों का एक पार्टीशन बना रहे। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि हमको क्या क्या पढ़ना है। केवल अंकगणित पढ़नी है, केवल आंकड़ों की व्याख्या पढ़नी है और आंकड़ों की पर्याप्तता पढ़नी है। हमें ये बाकी के सेगमेंट नहीं पढ़ने। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि अंकगणित में क्या क्या पढ़ना है और आंकड़ों की व्याख्या और आंकड़ों की पर्याप्तता ये तो अपने आप में एक टॉपिक हैं। तो अंकगणित मेन हमारे लिए और ये दो हमारे छोटे छोटे टॉपिक। ठीक है, यूपीएससी ने 2018 के पेपर में ही डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी से प्रश्न पूछे थे। तब से ये बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया, लेकिन 2018 के बाद से यूपीएससी ने उस पर प्रश्न ही पूछना बंद कर दिया है ना। तो हो सकता है 2024, 25, 26 के किसी भी एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर। तो अंकगणित में हम क्या क्या पढ़ेंगे। अंकगणित में जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो है नंबर सिस्टम या कहें संख्या पद्धति। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैथ का, या आप कह सकते हो कि ये मैथ का कोर हिस्सा है। बिल्कुल, ये आप समझो कि ये अगर आपने समझ लिया, ये आपको आ गया, तो मैथ से जो भी 25 से 26 प्रश्न आते हैं उनमें से 10 से 7 प्रश्न केवल इसी टॉपिक से आते हैं। इसलिए हम अपनी मैथ की जो शुरुआत करेंगे इस नंबर सिस्टम की क्लास से करेंगे और नंबर सिस्टम को बिल्कुल शून्य से पढ़ेंगे। और वैसे भी जब अंकगणित की शुरुआत कर ही रहे हैं तो अंकों से ही शुरुआत करें ना। ठीक है, इसके बाद दूसरा टॉपिक सरलीकरण है। ये बिल्कुल सिंपल होता है, बोर्ड मास के नियम के अंतर्गत आता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप समझ भी जाओगे। फिर आता है दशमलव तथा भिन्न, ये भी सिंपल है। वैसे ये जो तीनों टॉपिक हैं ये एक दूसरे से लिंक हैं। तो आप जब नंबर सिस्टम का टॉपिक पढ़ोगे तभी आप दशमलव और भिन्न और सरलीकरण इन तीनों को पढ़ लोगे। ठीक है, फिर हमारा आता है घातांक तथा करणी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसके आधार पे जो शेषफल निकालने की प्रक्रिया है या जब भी आपसे शून्यों की संख्या पूछेगा तो वहाँ हम इनका यूज करेंगे। यही वर्गमूल और घनमूल के साथ भी होता है। फिर हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनको हम अपने डेली जीवन में यूज कर सकते हैं वो है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। इसमें जो प्रश्न आते हैं वो ये आते हैं कि एक कमरा इतने बाई इतने का है, इतने लंबाई इतनी चौड़ाई है, तो बताएं इस आकार की कितनी टाइल्स लगेंगी। या एक जो बर्तन है उसमें इतने लीटर पानी है, उसको इतनी बोतलों में भरना है, तो कितनी बोतलों की ज़रूरत पड़ेगी। समझ गए, या कितने लीटर बिलियन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ये डेली लाइफ से हैं और इनसे प्रश्न 2 से 3 आते ही आते हैं। तो इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। फिर बात आती प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये आपका नंबर सिस्टम और बाकी के टॉपिक से ही लिंक हो जाएगा। फिर हमारा जो बेहतरीन टॉपिक है जिसको हम परसेंटेज बोलते हैं, आमतौर पे जितनी भी सीसैट की क्लासेस की शुरुआत होती है अधिकांश टीचर यहाँ से ही पहली क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन हम इसको दूसरे टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, डेली लाइफ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको परसेंटेज समझ में आ गया तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल हवा लगेगा। और एक बात मैं और बताऊं, आप इन क्लासेस को जब हमारे साथ करेंगे, श्री आईएएस एकेडमी के साथ जब पढ़ेंगे, तो कहीं पर भी आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। मतलब हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट पर आधारित होकर पढ़ाएंगे। आप बस चीज़ों को देखोगे और देखकर ही आप अपना आंसर निकाल लोगे, ये मेरा दावा है।
मतलब आपको हम ये नहीं याद कराएंगे कि प्रतिशत का ये फॉर्मूला याद कर लो, लाभ का ये याद कर लो, हानि का ये याद कर लो, इतने प्रतिशत हानि होती है तो इसका ये याद कर लो। यहाँ दिमाग कन्फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो हम वो चीज़ें नहीं कराएंगे, हम विदाउट फॉर्मूला कॉन्सेप्ट बेस्ड और एक ही चीज़ पे, मतलब जो चीज़ हम परसेंटेज में ट्रिक्स को लागू करेंगे, जिस कॉन्सेप्ट को लागू करेंगे उसी को हम आगे बढ़ाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा जो अगला टॉपिक है 11, 12, 13, ये 3 टॉपिक यूपीएससी में बहुत कम आते हैं। मतलब 2 से 3 प्रश्न आए हैं केवल 11 से 12 वर्षों में। तो हम इन टॉपिक को छोड़ देंगे, इन टॉपिक को हम नहीं पढ़ेंगे। आप में से कई बच्चे कहेंगे सर क्या आपको आता नहीं है? आता है हमें, हम पढ़ा भी देंगे। लेकिन आप एक बात बताओ, इन क्लासेस को करोगे आप तीनों टॉपिक को? तीनों टॉपिक की क्लास लगभग ये मान के चलो 30 आवर्स की होंगी। 2 से 3 सवाल आते हैं तो आप 30 घंटे इसमें इन्वेस्ट करके 2 सवालों को क्यों लगाएंगे? उसकी एवज में आप बाकी के सवाल लगा लो, ठीक है। रही बात कवर कराने की, अगर आप में से बहुत सारे बच्चों की ये इच्छा होगी, मेजॉरिटी में ये इच्छा होगी कि नहीं सर इसको भी करा दो, तो हम फिर लास्ट टाइम पे जब विविध के टॉपिक आएंगे लास्ट में, तो वहाँ फिर इन तीनों टॉपिक को 30 घंटे की क्लास, मतलब जैसे शुरू से क्लास लेते आए हैं, फिर वो कवर करा देंगे, ठीक है। लेकिन प्रायोरिटी में ये हमारे नहीं हैं। और आप में से जिन बच्चों को लगता है कि होने चाहिए प्रायोरिटी में, तो फिर आप रिसर्च कर लो। अगर 2024, 25, 26 में प्रश्न आ जाएं तो मेरे से कहना, मैं आपकी शिकायत सुनूंगा, ठीक है। अगला टॉपिक है एवरेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को भी हम काफ़ी डेप्थ में कराएंगे। फिर हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों? क्योंकि कई सारे लोगों को लगता है कि ये टॉपिक रीजनिंग का है, जबकि रीजनिंग में हम क्या पढ़ते हैं? ब्लड एंड रिलेशन पढ़ते हैं। तो हर एक व्यक्ति को लगता है कि अच्छा वहाँ आयु की बात आती है, रक्त संबंधों की बात आती है, तो कहीं ये वही तो नहीं? तो ये वो नहीं है, ये अलग है। इसको भी हम पढ़ेंगे। यूपीएससी आपसे 2 से 3 प्रश्न इस पे पूछती है। फिर बात आती है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम डेप्थ में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से कवर करेंगे। फिर हमारा टॉपिक है मिक्सचर। मिक्सचर टॉपिक की खास बात जानते हो क्या है? मिक्सचर टॉपिक इंडिपेंडेंट टॉपिक नहीं है। मिक्सचर टॉपिक में जितने भी प्रीवियस आप पढ़ोगे, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ोगे, एवरेज जैसे आप पढ़ोगे, आप परसेंटेज पढ़ोगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे, तो यहाँ पे कई ऐसे प्रश्न आएंगे जो उस कॉन्सेप्ट पे नहीं लगेंगे, जो कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाएंगे। लेकिन जो ही आपने ये मिक्सचर वाला फॉर्मूला यूज किया, ठीक है, तुरंत ऑटोमेटिक आंसर आपका 2 लाइन में आ जाएगा, 2 लाइन के अंदर, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि आपके लिए एक बूस्टर है प्रीवियस टॉपिक को बेहतरीन बनाने के लिए, ठीक है। फिर हमारा आता है साझेदारी या पार्टनरशिप। ये इसी बैंकिंग वाले बट्टा वाले टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप इसको भी स्किप कर दो। इसको भी आप मान लो कि हम लास्ट में ही कवर कराएंगे। चलो कवर करा देंगे, नहीं तो आप में से कई सारे बच्चे स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देते होंगे ना, तो स्टेट पीसीएस में तो आते ही हैं, तो स्टेट पीसीएस के लिए भी हम फिर करा देंगे इसको, ठीक है, ताकि आपका 100% सी सेट आपका पूरा हो जाए, ठीक। फिर आता है टॉपिक हमारा समय एवं कार्य, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखो ये जो टॉपिक है ना, चाहे ये समय एवं कार्य का टॉपिक हो, ठीक है, मैं 1 मिनट रुको, हाँ, जैसे ये समय एवं कार्य का टॉपिक हो, पाइप एंड टंकी का टॉपिक हो, समय एवं दूरी का टॉपिक हो, या रेलगाड़ी या नाव एवं धारा, ये लगभग टॉपिक सेम है। सेम का मतलब क्या है? सेम का मतलब ये है कि यहाँ कैलकुलेशन इम्पॉर्टेंट है और फार्मूला और कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर हम उस चीज़ को समझा देंगे, तो आप ना केवल ये समय एवं कार्य वाला टॉपिक कर लोगे, मजदूर वाला टॉपिक कर लोगे, कितने दिन में जैसे एक क्वेश्चन आता है ना कि 2 व्यक्ति मिलकर एक दिन में 2 टोकरियाँ बनाते हैं, तो 4 व्यक्ति मिलकर एक दिन में कितनी टोकरी बनाएंगे? तो ऐसे क्वेश्चन जो होंगे वो ईजी हो जाएंगे। पाइप और टंकी वाले हो जाएंगे कि 1-2 टोटियां हैं, उनमें से पानी डाला जाता है, एक टंकी इतने मिनट में पानी भर देती तो दूसरी उतने में खाली कर देती, तो बताओ टोटल कितना पानी गया। ऐसे प्रश्नों को हम यहाँ पर करेंगे,
ठीक है। समय एवं दूरी के टॉपिक को भी करेंगे, रेलगाड़ी को भी करेंगे। रेलगाड़ी में वही है कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दी है, सीधी रेखा में दोनों ट्रेनें जा रही, या कोई मुंबई से चली, कोई इलाहाबाद से चली, है ना, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फिर आता है नाव एवं धारा। इस पर प्रश्न कम पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी हम इसको कवर करा देंगे। इस पे बस 2 फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, तो वो आपको याद करना पड़ेगा, बस, उससे ज़्यादा नहीं। फिर हमारा टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार के यूपीएससी में लगभग 2 से 3 प्रश्न आपको मिले थे, और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न मिले थे वो मिले थे प्रोबेबिलिटी से। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी से प्रश्न आए थे वो यूपीएससी लेवल के प्रश्न नहीं आए थे। वो जो प्रश्न आए थे वो कैट, सेट और मैट लेवल के आए थे। तो अगर कोई अध्यापक, कोई इंस्टीट्यूट ये दावा करता है कि उसने जो प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी उसी आधार पर यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया, तो वो आपके साथ एक भद्दा मजाक कर रहा है। क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ, इंडिया के जो बेस्ट टीचर थे उन्होंने इस बार के सीसैट के पेपर को सॉल्व करने में 10 से 12 घंटे लगाए थे, और 10 से 12 घंटे सॉल्व करने के बाद भी वो इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि 80 में उन्होंने 80 ही सही किए। उनका भी दावा है कि वो 45 तक ही सही कर पाए हैं। समझ गए? तो आप समझ सकते हो इस बार कितना हार्ड एंड टफ पेपर था। आप में से कईयों को लगेगा सर क्या नेक्स्ट ईयर इतना ही हार्ड एंड टफ आएगा? हार्ड एंड टफ तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपके लिए सरल इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करेंगे। और अभी से क्योंकि हम सीसैट को पढ़ रहे हैं तो हमारे पास 6 से 7 महीने हैं। हम इस पूरी सीसैट की क्लासेस को लगभग बहुत जल्द ही कवर करा देंगे। तो प्रैक्टिस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगी, और हर एक टॉपिक पे लगभग 500 प्लस क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उनका डिस्कशन करेंगे, टेस्ट सीरीज उन्हीं के लगाएंगे, बैक ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, स्टेट वाइज में जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए होंगे उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और वही बात है कि परफेक्ट प्रैक्टिस ही परफेक्ट आपको बनाती है। ठीक है, प्रैक्टिस ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, परफेक्ट प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो आप कोई भी लगा लोगे, लेकिन लेवल कैसा है, तो यहाँ से आपका पूरा बेस स्ट्रांग होगा, और यहाँ से बेस स्ट्रांग होने के बाद जब आप प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन लगाओगे तो वहाँ से फिर आप नई नई ट्रिक सीखोगे, नए नए फॉर्मूले सीखोगे कि अच्छा इस प्रश्न को ऐसे भी लगाया जा सकता है। तो हम यहाँ पर एक बेस बनाएंगे, मतलब यहाँ क्लास 6 से लेके हम यूपीएससी लेवल तक की तो क्लासेस कवर करा देंगे, लेकिन यूपीएससी के बियॉन्ड कैट, मैट, सेट इन एग्ज़ाम में या पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे जो मैथ यूज करनी चाहिए उस मैथ को हम प्रैक्टिस क्वेश्चन के जरिए कराएंगे। तो अगर आप ये उम्मीद करके बैठे हो कि हम नंबर सिस्टम आपको जो पढ़ाएं पहली बार में ही आपको सेट या कैट के लेवल का पढ़ा दें, तो मैं वो मजाक नहीं करने वाला आपके साथ। सीधी सी बात है, मैं क्लास 6 से लेके यूपीएससी लेवल तक की मैथ कवर कराऊंगा, उसी तरह से रीजनिंग कवर कराऊंगा, और जो प्रैक्टिस सेट हमारे होंगे, जो प्रैक्टिस पेपर होंगे, उनमें फिर मैं कलाकारी करके दिखाऊंगा। उनमें आपको एक बेस्ट लेवल या बेस्ट परफॉर्मर बना के दिखाऊंगा। आपको ट्रिक्स और टैक्टिक्स को यूज कैसे करना है ये चीज़ें करके बताऊंगा। ठीक है, इतनी बातें। फिर बात आती है आंकड़ों की पर्याप्तता। इसमें सिंगल ही टॉपिक है, तो इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे, और आंकड़ों की व्याख्या ये सब हम लास्ट में करेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें कैलकुलेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और शुरू के जो हमारे टॉपिक हैं 15 से 16 टॉपिक, उन टॉपिक की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए कि हमारा ये सिलेबस है। हमें ये नहीं पढ़ना है अलजेब्रा, हमें नहीं पढ़ना है ज्योमेट्री, हमें नहीं पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है। हाँ, हो सकता है कि स्टेट पीसीएस में आते हों, लेकिन हम स्टेट पीसीएस में भी ये टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हम स्टेट पीसीएस तो पढ़ाते ही नहीं हैं। हाँ, आपकी इच्छा के लिए हमने ब्याज की बात कह दी थी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है, बट्टा वाला है या पार्टनरशिप वाला है, वो पढ़ा देंगे, लेकिन इनको नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, क्या सर आती नहीं है? आती है, क्योंकि जब मैंने आपको ये बता दिया कि क्लास 12 यूपी बोर्ड में ये इतनी बुक्स ही थी, लगभग 7 के आसपास बुक्स ही थी, और अलग अलग बुक्स थी, तो जब मैंने ऑलरेडी उनको पढ़ा है तो मुझे आते ही होगा। लेकिन मैं पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं है, और वैसे भी यूपीएससी में हार्ड वर्क की जगह पे स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। क्लियर? तो आपने सिलेबस देख लिया।
अब सिलेबस आपने देख लिया, हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे ये आपने देख लिया। अब इस सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इन क्लासेस को करने के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, या आपको कौन कौन सी चीज़ों को एडॉप्ट करना चाहिए ताकि आप सीसैट में पीएचडी हासिल कर सकें, या कहें सीसैट के महारथी बन सकें। ठीक है। और जिन बच्चों को लगता है कि सीसैट वो फरवरी से कर लेंगे या जनवरी से कर लेंगे, तो अपने आप में फिर वही है कि वो कर तो लेंगे लेकिन अभ्यास नहीं कर पाएंगे। और किसी भी मैथमेटिशियन से आप जाकर मिलना, किसी भी जो मतलब टॉप क्लास का मैथमेटिशियन है, चाहे आनंद कुमार सर हों या रामानुजन सर हों, है ना, या हमने जिनसे पढ़ा है जो इंडिया के बेस्ट लेवल के टीचर हैं मैथमेटिशियन में, ठीक है, उनसे, तो उनका एक ही कहना था कि मैथ या रीजनिंग उसी व्यक्ति को आएगी जो प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करेगा। जितनी बार आप अभ्यास करोगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे, जितने क्वेश्चंस का आप आंसर दोगे, उतना ही आपको आएगा। ठीक है। तो इसलिए ये फॉर्मूला आप अपने आगे कहीं भी लिख लो कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सीसैट आएगा। और अगर आपने सीसैट को इग्नोर किया तो यूपीएससी आपको इग्नोर कर देगी, क्योंकि यूपीएससी का सबसे पहला प्रपोजल और हिंदी माध्यम की असफलता का पहला मतलब आप समझ सकते हो चक्रव्यूह, ये सीसैट ही है। और हर कोई इग्नोर करता है, हर किसी को पॉलिटी आती है, हर किसी को इकोनॉमी आती है, हर किसी के टेस्ट सीरीज में बेस्ट मार्क्स आते हैं, लेकिन सीसैट में वो धड़ाम हो जाता है। तो अभी से हम सीसैट के फियर को दूर करेंगे ताकि जब आप नए वर्ष के आगमन में अपने आप को रखें, प्रीलिम्स के 5 से 6 महीना पहले जब आपका सीसैट कवर हो, बाकी बच्चे सीसैट के लिए त्राहीमाम कर रहे हो और आपका नोट्स भी बना हो, आपका रिवीजन भी हो चुका हो और आप कूल माइंड से केवल और केवल जीएस पढ़ रहे हो, तब उस दिन आपको लगे कि सच में श्री आईएएस एकेडमी ने कमाल किया। ठीक है। बाकी अगर इग्नोर करना तो भाई कर देना, मेरा कुछ नहीं जाता, है ना, आप ही का घाटा है। ठीक। तो हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि आपको कौन कौन से मतलब सावधानियाँ बरतनी हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो वो बताते हैं कि इन चीज़ों में सावधानियाँ बरतनी हैं। ठीक है। और हम क्या क्या देंगे, कैसे कवर कराएंगे, वो बातें भी अब बता देते हैं। पहली जो बात है, सावधानी ये रखनी है कि आपको खुद का नोट्स बनाना है। आपको खुद का नोट्स बनाना है, आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी। मतलब हम आपको इसी तरीके से बोर्ड में लिख लिख कर पढ़ाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक नियम लिख कर बताएंगे, एक एक क्वेश्चन को आपको लिख के बताएंगे, साफ साफ लिखेंगे हिंदी में। ठीक है, कि इस क्वेश्चन का ये मतलब है, इस शब्द का ये मतलब है। तो आपको बिना वीडियो पॉज करे, जहाँ पॉज करने की ज़रूरत पड़े वहाँ पॉज कर लेना, वरना ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इतने धीमे धीमे मैं बोलूँगा और आप लिख लेंगे जैसे स्कूल लाइफ में लिखते थे। ठीक है। सर पीडीएफ क्यों नहीं दोगे? पीडीएफ इसलिए नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि ये नोट्स आपको ही बनाने, और जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको 4 प्रकार की कॉपी रखनी है। किसी भी एक सब्जेक्ट की 4 प्रकार की कॉपी। पहली जो कॉपी रखनी है वो रखनी है रफ कॉपी। ठीक है। रफ की ROUGH होती है ना स्पेलिंग। रफ कॉपी रखनी है। रफ का मतलब कि जो जैसे मैंने आज आपको क्लास में पढ़ाया, आप इस क्लास को उस रफ में नोट कर लिए। ठीक है। आज आपने जैसे ये क्लास की, आज आपने इसको नोट किया, कल आप इसी रफ वाले पेज को फेयर करेंगे। ठीक है, फेयर कॉपी में इनरोल करेंगे। तो ये पहली कॉपी, ये दूसरी कॉपी। फेयर कॉपी जो बनेगी वो A4 के पेपर में बनाना। ठीक है। A4 का पेपर, ना A4 का हो, पैसे ना हो, इकोनॉमिक स्थिति ना से हो, तो भाई रफ कॉपी में ही बना लो या कोई भी कॉपी बना लो, लेकिन अच्छी सी बनाना। A4 का मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि वो प्लेन होता है, और प्लेन में जब आप मैथ लिखोगे तो वो लाइनें होती नहीं हैं, तो चीज़ें साफ दिखती हैं। भले पैसा लगता है, लेकिन वही है कि जब यूपीएससी की तैयारी करने आए हो तो थोड़ा बहुत तो मेंटेनेंस करो ही, है ना। बाकी फिर आपकी जैसी इकोनॉमिक स्थिति वैसा कर लेना भाई। लेकिन 2 कॉपियाँ ये रफ और फेयर की बनेंगी। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आप रिवाइज कर सको। तीसरी कॉपी जो आपकी बनेगी वो बनेगी प्रैक्टिस सीट की। प्रैक्टिस सीट का मतलब जो हम आपको प्रत्येक टॉपिक के ख़त्म होने के बाद 500 से 800 प्रश्न दिया करेंगे। जैसे अभी आपका नंबर सिस्टम का टॉपिक है,
ये लगभग 5 से 6 क्लास में जो ही कंप्लीट होगा आपको तुरंत 500 से 700 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी। उन प्रैक्टिस सीट के क्वेश्चन को आपको इस प्रैक्टिस कॉपी में करना है, मतलब इन बीच के कॉपी में घालमेल नहीं करना है, ठीक है, यहाँ करना है। और यहाँ जब आप करोगे तो आपके पास क्या होगा, न केवल एक रफ कॉपी होगी, न केवल एक फेयर कॉपी होगी, बल्कि उन्हीं से रिलेटेड टॉपिक से 500 क्वेश्चन की भी कॉपियाँ होंगी, ठीक है। अब आपके मन में आएगा सर हर टॉपिक के लिए अलग कॉपी बनाए ना भाई, एक ही टॉपिक के लिए आप कॉपी बनाओ, ठीक है। फिर चौथी कॉपी जो आपको बनाना है वो बनाना है टेस्ट सीरीज डिस्कशन की, अर्थात सीसैट का जो टेस्ट आएगा, ठीक है, संडे को जो टेस्ट होगा उसका जो डिस्कशन होगा उसमें आपको इन्हीं टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस होंगे उनका सलूशन नोट करना है, समझ गए। तो ये 4 कॉपियाँ बननी है। अब आप में से कुछ लोगों के मन में आया होगा कि सर क्या 4 कॉपी में सीसैट हो जाएगा, तो नहीं होगा। मतलब ये 4 कॉपियाँ तो बनेंगी, फिर ये जैसे रफ़ है ना, तो एक रफ़ कॉपी हो सकता है 3 से 4 टॉपिक के बाद भर जाए, डिपेंड करेगा कैसा है। तो इसलिए उस रफ़ कॉपी के ऊपर लिख लेना रफ़, ठीक है, नंबर 1, मतलब मैथ रफ़ नंबर 1, और जब ये भर जाए तो फिर लिखना दूसरी कॉपी रफ़ नंबर 2 मैथ। ऐसे ही फेयर में ये मत सोचना कि एक कॉपी आपने 1000 पेज की बना दी और उस पर पूरी मैथ आ गई। और ज़्यादा गुच्चू करके मत लिखना। गुच्चू का मतलब बहुत सारे लोगों को देखा बिल्कुल चपका के छोटा लिखते हैं पेज बचाने को। लालच नहीं करना है, दूर लिखना है, जैसे आप नॉर्मली नोट्स बनाते हो, ठीक है, साफ़ सुथरा, जैसे मैंने अभी आपको अपनी PDF दिखाई, ठीक है। तो ऐसे ही साफ़ सुथरा लिखोगे तो आपको अभी नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन जब रिवीजन करोगे उस टाइम पे बहुत बेहतरीन लगेगा। जैसे इमेजिन करो आपका रूम अगर गंदा है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि आपका रूम अगर गंदा है तो आपको वहाँ मन लग जाएगा पढ़ने में? नहीं लगेगा, मन डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आप समझ गए, कई बार रिवाइज करना है। फिर बात आती है यहाँ पे क्लास के लिए सर क्या करें, तो क्लास आपको 3 बार कम से कम देखनी है। एक बार क्लास आपको कब देखनी है, जब आप नोट्स बनाओगे रफ का, ठीक है। दूसरी बार लगभग 3 से 4 दिन बाद फिर से वही क्लास देखनी है, ठीक है। जिनको कम समझ में आया, अगर एक ही बार में उनको दिमाग में बिल्कुल चला गया, बहुत अच्छी बात है। कॉन्सेप्ट अगर रट गए, रिवीजन जो नोट्स है फेयर का उसको रिवीजन करने में कोई तकलीफ नहीं आ रही, तो एक ही बार ठीक है, नहीं तो मिनिमम 3 बार आपको क्लास देखनी ही देखनी है। और ये मेरा दावा है कि 3 बार के बाद भी अगर आपको क्लास ना समझ में आए, बताना फिर मेरे को कि सर आप पढ़ा नहीं पाए, ठीक है, ये बताना। फिर मैं ये तो दावा नहीं करूँगा, जैसे एक वीडियो में ना मैंने एक पिक्चर देखी थी, उसमें एक मैथ कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, तो उन्होंने कहा था, इस पंपलेट में आप लोगों ने भी देखा होगा, कि अगर उनकी मैथ से क्वेश्चन ना आए कोचिंग से तो उनको जिस चौराहे में चाहना वहाँ पे फांसी पे लटका देना, है ना। तो वो हिपोक्रेसी की बातें मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि UPSC है और ऐसी हवाबाजी करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। आएगा तो भी अच्छी बात है, नहीं आएगा तो भी अच्छी बात है, भाई हम मेहनत ही तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी ओर से आएगा क्वेश्चन, है ना, आप ये श्योर रहें। लेकिन मैं वो दावा तब करूँगा जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, अभी नहीं। कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, तो मैं वही करना चाहता हूँ, ठीक। तो आप 3 बार क्लासेस देखेंगे, क्लियर। 3 बार से ज़्यादा मन करे तो ज़्यादा देख लेना। इससे भी बड़ी बात कि जैसे मैं जब आपको यहाँ क्लास कराऊंगा ना, तो पहले तो मैं कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। फिर आपको यहीं पर इसी क्लास के दौरान लगभग 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दिया करूंगा सामने ही, और उसको वीडियो को बोलूँगा कि मैं पॉज करता हूँ, तब वीडियो को आप पॉज करके इसको सॉल्व करें। तो फिर आपको सॉल्व करना है, और करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है ना। ये नहीं करना है कि आप चीज़ों को स्किप कर दो, कमेंट बॉक्स में आंसर देना वीडियो को पॉज करके, ठीक है, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप हमारे साथ साथ पढ़ रहे हो। अगर ये चीज़ें देखो नहीं करोगे, आपका नुकसान है, मेरा नहीं है। एग्ज़ाम के बाद मेरे से बोलोगे, एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले बोलोगे सर डर लग रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं करना। अगर देते रहोगे जवाब तो डर अपने आप ख़त्म हो जाएगा, आपको डर के बारे में पता ही नहीं रहेगा, ठीक। अब कुछ आपके लिए होमवर्क क्या करना है, वो चीज़ तो मैं नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। आपको टेबल याद करने हैं। टेबल का मतलब पहाड़ा आपको याद करना है। कहाँ से कहाँ तक? आपको 2 से लेके 20 तक का पहाड़ा याद करना है, ठीक है।
2 से लेके 20 तक का मतलब 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तय 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, ऐसे करके आपको याद करना है। ठीक है, 2 से लेके 20 तक। सर इन पहाड़ों का क्या होगा? ये पहाड़े आपकी स्पीड बढ़ा देंगे कैलकुलेशन करने में। आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे ना चीज़ें, कि आप जब पढ़ोगे कि ये संख्या 2 से भाग जाती है कि नहीं जाती, और अगर आपको 8 दिख गया तो आपको पता रहेगा ना कि हाँ 8 2 के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपकी बढ़ाएगी। सरलीकरण के जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ आपको आसानी मिलेगी। तो इनको याद करना है, चाहे सो के याद करो, चाहे जग के याद करो, चाहे रट के याद करो, कैसे भी करो, ये याद होने चाहिए आपको अगली क्लास सुनने से पहले। ठीक है, ये होमवर्क है। साथ ही आपको 2 से लेके 20 तक वर्ग याद होने चाहिए। वर्ग का मतलब जैसे 2 गुणा 2 तो 2 दूना 4, ऐसे वर्ग याद होने चाहिए। 4 गुणा 4, 4 चौको 16, 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9, है ना, ऐसे करके। तो जैसे 2 गुणा 2 है, 3 गुणा 3 है, फिर ऐसे 4, फिर 5, ऐसे 20 तक का आपको लिखना है। 12 गुणे 12 है ना 144, ऐसी चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, इसी तरीके से आपको 2 से लेके 15 तक क्यूब याद होने चाहिए। ठीक, क्यूब का मतलब घन, अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, ऐसे करके 3 त्रिका 9 त्रिक 27। इनका क्या काम होगा? ये आपकी स्पीड बढ़ाएंगे, तो इनको लिख लिख के आप याद करिए। ठीक है, लिख लिख कर आप साधारण तरीके से पेज बना लीजिए अपनी टेबल के सामने, इनको चिपका लीजिए। अगर इतनी चीज़ें आपको याद हो गई तो यकीन मानो कि आप लगभग 20% मैथ को टच कर लिए हो। 20% मैथ आपकी मुट्ठी में आ गया है, और इन्हीं को अगर याद कर लिया तो फिर ट्रिक्स और टैक्टिक्स ऑटोमेटिक बन जाती है। ठीक है, ये चीज़ें। अब बात करते हैं कि सर क्लास कितनी होंगी टोटल मैथ की? लगभग क्लास 120 प्लस होंगी। 120 प्लस क्यों? क्योंकि कुछ क्लास हो सकता है 40 मिनट की हो, कुछ क्लास हो सकता है 1 आवर 30 मिनट की हो, कुछ क्लास 2 आवर की हो। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार क्या होगा ना कि एक टॉपिक होगा प्रॉपर, हम भले ही एक एक टॉपिक 2 2 टॉपिक लेंगे, लेकिन एक टॉपिक होगा, अगर उसको हमने बीच में छोड़ दिया, जैसे सपोज करो मैंने आपको पढ़ाया संख्याओं का वर्गीकरण, अब इसमें आपको मैं परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, प्राकृतिक, पूर्ण संख्याएं, और मैंने सिर्फ शुरू में आधी क्लास में परिमेय पढ़ा दिया, आधी में अपरिमेय पढ़ा दिया, तो आपका दिमाग दही हो जाएगा। तो इसलिए हमने खुद ही ऐसे टॉपिक डिज़ाइन कर दिए हैं, ऐसा सिलेबस बना दिया है कि एक क्लास हो सकता है कोई 40 मिनट की आ जाए, कोई 1 घंटा 30 मिनट की आ जाए, कोई 2 घंटे की। जहाँ तक मुझे लगता है आप में से अधिकांश बच्चे, ठीक है, जो वेबसाइट पर देख रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, वेबसाइट पर और ऐप पर देखने वालों को। क्यों? क्योंकि वो क्लास वहीं से आगे कंटिन्यू हो जाएगी। अगर 2 घंटे की क्लास को आप 1 घंटा 20 मिनट तक ही देखे हो और देखकर छोड़ दिया आपने, नेक्स्ट टाइम जब देखने जाओगे तो कंटिन्यू वाली ऊपर बटन होती, तो वहाँ पर आप फिर से वहीं से आगे से रिज्यूम कर सकते हो। ठीक है, और जहाँ तक मुझे लगता है 2 घंटे की क्लास आराम से कोई भी स्टूडेंट देख सकता है, बीच में एक ब्रेक लेके। ठीक, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आती है तो आपकी दिक्कत है, क्योंकि दिल्ली में मुखर्जी नगर में एक एक बच्चा 3 घंटे की क्लास लेता है बिना वॉशरूम जाए, तो आप सोच सकते हो उसकी क्या हालत होती होगी। हम तो फिर भी आपको ऑनलाइन का ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, आपके भले के लिए ही है। तो 120 प्लस के आसपास क्लासेस होंगी। ठीक, तो आपको ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे आएगी नहीं। लास्ट बात यहाँ क्या बतानी है, सारी बातें तो मैंने बता दी आपको। हाँ, तो बस यही चीज़ें हैं कि आपको वीडियो बनाना है, आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक, तो अब शुरू करें अपनी क्लास के बारे में। शायद कोई चीज़ एक रह गई है मेरे दिमाग में, पता नहीं वो याद है कि नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जब याद आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको करनी है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो क्लासेस हैं वेबसाइट पे भी आएंगी, ऐप पर भी आएंगी और यूट्यूब पर भी आएंगी। कैसे आएंगी कैसे नहीं आएंगी, आप में से अधिकांश बच्चों को पता है कि यूट्यूब पर ये क्लासेस मंडे टू फ्राइडे आनी है। ठीक है, ऐप पर और जो वेबसाइट हैं वहाँ पर डेली क्लासेस आनी है। ठीक है, तो बस इससे ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐप पर और वेबसाइट जो है वहाँ यूपीएससी प्रीलिम्स का एक फाउंडेशन कोर्स है अपने आप में, जो कि पेड कोर्स है, जहाँ पे जीएस के साथ साथ टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू वगैरह हम सब सॉल्व कराते हैं। उसकी प्राइस केवल 3999 है, उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है।
तो आप में से जिसकी इच्छा हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं खुद ही नहीं चाहता हूँ कि कोई ज़्यादा से ज़्यादा ले, ठीक है। जिसकी इच्छा हो, जिसको यकीन हो, वो इस कोर्स को ले सकता है। बाकी हमारे ब्लूप्रिंट के वीडियो पड़े हैं, वहाँ हमने बता रखा है कि कैसा कोर्स है, किस तरीके से डिज़ाइन किया गया, आप उनको देख लेना, ठीक। तो अब शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में जैसा कि मैंने आपको क्या बोला था, आज हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है कि पाठ्यक्रम क्या है, ये मैंने बता दिया। अब अंक किसको कहते हैं, संख्या किसको कहते हैं और संख्या पद्धति किसको कहते हैं, इन तीनों चीज़ों को हम अध्ययन करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पर हमेशा, मतलब ये जो पहला जो पेज है ना, थंबनेल, आपको हमेशा ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इतने टॉपिक तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये विविध आपको हर बार मिलेगा। तो इस विविध का मतलब समझते हो, मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब गप्पे मारना, जो मैं बातें आपको बताता हूँ गप्पे वाली, है ना, कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3 घंटा पढ़ते हो, तो उनको यहाँ पर समझना। मिसलेनियस में और कुछ नहीं है, ठीक है। और एक बात, हाँ देखो, जो याद आ गई, वो जो मुझे बतानी थी क्लास के दौरान, क्लास मेरी जो होंगी वो स्पेशल क्लासेस हैं। ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि जैसे आज हम मान लो आपको एक क्लास 1 कवर कराएंगे, ठीक है, और कल हम आपको क्लास 2 कवर कराएंगे। तो जब क्लास 2 कल शुरू होगी, उससे पहले आज की पूरी क्लास, पूरी की पूरी क्लास को 1 से 15 मिनट के अंदर अंदर हम एक क्विक रिवीजन में कवर करा देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि जो कल आप पढ़े थे वो भूल गए। हालांकि आपको जब भी दूसरी क्लास देखनी हो, उससे पहले आप अपना रिवीजन करके ज़रूर आना, अपने नोट्स को ज़रूर देखना। और रिवीजन का मतलब ये मत समझना कि आपको रट्टा मारना है। रिवीजन का मतलब है देखना। जैसे आप गाना सुनते हो ना, तो गाना में क्या है, आप देख देख के याद होते हैं। जैसे अभी एक गाना आया है ना, इजहार हुआ, गुली माता गाना। भाई साहब, किसी को अरबी लिरिक्स नहीं पता, लेकिन गुनगुनाते सबके सब हैं। तो जो हिंदी वाला वर्जन है ना, वो सब याद कर लेते हैं श्रेया घोषाल जी का, ठीक है। और बाकी श्रेया घोषाल जी हैं या कौन है, जो भी होगा, मुझे देखो याद नहीं है, अच्छी हैं, कोई देवी हैं, ठीक है। तो उनका गाना सबको याद कर लेगा, और जो अरबी जो सॉन्ग है, ठीक है, वो सबको ही भूल जाता है। तो वही आपको करना है, आपको रिवीजन करना है बार बार, ठीक है। बाकी हमारी ओर से ये चीज़ हमेशा होगी, चाहे क्लास 3 आएगी तो वहाँ क्लास 1 और क्लास 2 का रिवीजन होगा 1 से 15 मिनट में। अब आप समझ सकते हो कि 15 मिनट में हम चीज़ों को शॉर्ट में बताएंगे, हेडिंग करके बताएंगे, स्टोरी के रूप में बताएंगे, और ये चीज़ 120+ क्लासेस तक जाती रहेंगी, ठीक है, ताकि आपको बार बार ये लगे कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपको याद है, आपका बैक में सारी चीज़ें कवर हो रही, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं अपने आज के पहले टॉपिक को। पहला टॉपिक जो है हमारा, उसका नाम है संख्या पद्धति। अब आप लिखो अपने नोट्स में, हेडिंग ऐसे डालो, संख्या पद्धति। एक बात और, मैं ऐसे ही तिरछा लिखूंगा। तिरछा क्यों लिखूंगा, है ना, इसका रीज़न ये है कि मैं लिखता हूँ लेफ़्ट हैंड से, ठीक है। मेरे जो लिखने की शैली वो है लेफ़्ट हैंड से। राइट हैंड जो होता है उस पर होता है माउस। तो दोनों मुझे एक साथ चलाने हैं, ठीक है। माउस भी चलेगा तभी ये बोर्ड चलेगा, और लेफ्ट हैंड से लिखूंगा तो ये चलेगा। तो लेफ्ट हैंड पे जब होता है तो ये तिरछा रहता है, समझ सकते हो आप। तो इसलिए हल्का तिरछा रहेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मुझे पता है, ठीक। वैसे भी आप में से बहुत सारे बच्चे देख कर नहीं लिखोगे, मेरी आवाज़ को सुनकर लिखोगे, ठीक। तो संख्या पद्धति हमारा टॉपिक है पहला, ठीक। एक बात और बतानी थी आपको, क्या, कि जैसे आप ये देख रहे हो ना, यहाँ पर आज लिखा है क्लास 1, ठीक। आगे चल के आपको यहाँ क्लास 2 मिलेगा, क्लास 3 मिलेगा। इससे पता चलेगा कि क्लास की संख्याएं क्या हैं, और यहाँ आपको पता चलेगा कि टॉपिक कौन सा चल रहा है, ठीक। और इस टॉपिक में भी कई सब पार्ट आएंगे, तो वो यहाँ पता चलेंगे, ठीक। जैसे अभी आपकी पहली क्लास है तो पहली क्लास यहाँ होगी, कल को दूसरी क्लास आएगी तो यहाँ 2 लिखा होगा, ये भाग 2 लिखा होगा, लेकिन ये टॉपिक 1 ही रहेगा। ऐसे ही फिर क्लास 3 आएगी, ये भाग 3 हो जाएगा, और जो ही ये नंबर सिस्टम ख़त्म तो यहाँ टॉपिक 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ भाग 1 हो जाएगा, और यहाँ जो भी क्लास 5वीं 6ठी होगी वो हो जाएगी, ठीक है। तो आप अंतर समझ जाना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ टॉपिक में लिख कर दे दिया है कि अंदर इसके क्या है वो आपको रैपर से ही पता चल जाए, बाहर के रैपर से, ठीक है। मान लो सपोज करो एग्ज़ाम के टाइम आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि विभाजन का नियम क्या है, तो आप यहाँ से देख लो कि तीसरी क्लास में कि चौथी क्लास में, तो सिर्फ उसी को ओपन करोगे। तो ये सुविधा हमने अब की बार दे रखी है, ठीक है।
तो चलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा पहला टॉपिक है वो है संख्या पद्धति। इस संख्या पद्धति के अंतर्गत हमें 6 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। टोटल 6 टॉपिक आते हैं इसके अंतर्गत। 6 टॉपिक जब आप पढ़ लेते हो तो ये माना जाता है कि हमारा जो नंबर सिस्टम है वो पूरी तरह से कवर हो गया। पहला जो टॉपिक आता है इसके अंतर्गत उसको बोला जाता है संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है, संख्याओं का वर्गीकरण। अब आप लिख लो ये सारी चीज़ें। संख्याओं का वर्गीकरण इंग्लिश में आप चाहो तो लिख लो, इंग्लिश भी लिख लेना, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। आप कहोगे सर इंग्लिश क्यों लिखें? इंग्लिश इसलिए लिख लो, कई बार क्या है हिंदी में जब क्वेश्चन आपका आएगा ना तो आपको हो सकता है ना समझ में आए, तो इंग्लिश की वो मीनिंग तो याद रहेगी और धीरे धीरे मीनिंग भी याद हो जाएंगी। इंग्लिश कंपलसरी के पेपर में भी काम आएगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। दूसरा टॉपिक जो होगा हमारा उसका नाम है विभाजन का नियम, ठीक है, इसको भी आप लिख लो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, विभाजन नियम। तीसरा जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है शून्यों की संख्या, ठीक है, शून्यों की संख्या, नंबर्स ऑफ जीरो, सॉरी नंबर्स नहीं, नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। ये एस हटा दो आप, ये अरे भाई ये एस हटा दो, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो। चौथा जो हमारा टॉपिक आएगा उसका नाम है इकाई का अंक, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चों से जब भी आप मिलोगे मुखर्जी नगर के, भौकाल वो क्रिएट करते हैं नए बच्चों के सामने यही इंग्लिश वाले शब्द बोल के कि तुमको डिविजिबिलिटी रूल आता है, तुमको यूनिट डिजिट आता है, तुमको नंबर ऑफ जीरो आता है। आपको आता होगा, आपने लेकिन पढ़ा इकाई का अंक, शून्यों की संख्या, और वो बोल रहे हैं आपसे इंग्लिश में, तो आप फिर वहाँ लगेगा यार ये कौन सी नई चीज़ है। इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ों को बता दिया, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक हो गए। 5वां टॉपिक आप यहाँ पे लिखो शेष फल की संकल्पना। इस बार तो इसने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे थे इससे, शेष फल की संकल्पना, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, शेष फल की संकल्पना या कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम ही आप लिख लो इसको। और छठा हमारा जो टॉपिक है वो है मिसलेनियस, मतलब विविध, ठीक है। इस विविध में क्या हम पढ़ेंगे? विविध में हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या को गुणा कर दें, ठीक है, तो कौन सी संख्या आएगी, या कुछ ऐसे प्रश्न जैसे √6 प्लस √6, मतलब ऐसे अंडर रूट के अंदर ही अंडर रूट, ठीक है, √6, तो इनको कैसे सॉल्व करना होता है, मतलब कितना सिंपल होता है ये अंडर रूट से बाहर निकालना, ठीक है। या कोई गुणा में कोई क्वेश्चन दिया हुआ, या कोई बटे में क्वेश्चन दिया हुआ, या कोई कैलकुलेशन दी हुई है, पॉइंट की कैलकुलेशन है, दशमलव की कैलकुलेशन है, तो वो जो मिसलेनियस जिसको हम सरलीकरण बोल रहे थे उनको हम यहाँ कवर कराएंगे, ठीक है, मिसलेनियस के अंतर्गत। तो ये आप देख लो कि संख्याओं का वर्गीकरण, विभाजन का नियम, शून्यों की संख्या, इकाई का अंक, शेषफल की संकल्पना और विविध, ये हमारे 6 टॉपिक होंगे, ठीक। आज हम शुरू करेंगे इस पहले टॉपिक से, ठीक है। अगली हमारी 2 क्लास तक ये पहला टॉपिक ही रहेगा, फिर हमारी अगली तीसरी क्लास में ये विभाजन के नियम को हम पढ़ेंगे, चौथी क्लास में मतलब, ठीक है। फिर हमारा शून्यों की संख्या आएगी, फिर ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अभी लगभग 2 से 3 क्लासेस में संख्याओं के वर्गीकरण को ही हम पढ़ेंगे, ठीक। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक को। अब फिर से आप एक हेडिंग डालो, नंबर 1, ठीक है, हेडिंग में डालो संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है, संख्याओं का वर्गीकरण। क्लियर? संख्याओं का वर्गीकरण हम पढ़ें, अमूमन आप जब भी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे तो वो आपको ये चीज़ यहाँ से शुरू कर देते हैं कि संख्याओं का वर्गीकरण, कौन सी सम्मिश्र संख्याएं हैं, कौन सी प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय संख्याएं। हम आज ये नहीं पढ़ेंगे। आप कहोगे सर सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ दे रहे हो, पहले कहते हो पहला टॉपिक पढ़ाऊँगा, फिर कहते हो कि नहीं इसको आज नहीं पढ़ाऊँगा। पहले आज हम क्या पढ़ेंगे, इसी के अंदर जो सब टॉपिक हैं,
इसी के अंदर जो सब टॉपिक हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि कल को आपको ये ना लगे कि ये क्या चीज़ थी, ये कौन सी बला थी, ठीक है। तो पहले हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो जो पहला हमारा इसमें सब टॉपिक होगा वो होगा कि अंक किसे कहते हैं, ठीक है, अंक किसे कहते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा संख्या किसे कहते हैं, है ना। मान लो आपको पूरी रामायण में सुना दूं और कोई आपसे पूछे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है, कोई आपसे पूछे कि राम कौन थे, सीता कौन थी, है ना, तो आपको पता तो होना चाहिए पहले, ठीक। तीसरा फिर हम पढ़ेंगे कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं, मतलब जिसके नाम पे टॉपिक है वो कौन है भाई, ठीक है, संख्या पद्धति किसे कहते हैं। फिर चौथे पे हम पढ़ेंगे कि जाति मान क्या होता है, ठीक है। पांचवें पे हम पढ़ेंगे स्थानीय मान क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे ही आप लिख लो संख्या पद्धति में ही इसके टाइप्स पढ़ेंगे, संख्या पद्धति कितने प्रकार की होती है, ठीक है। इसमें हम पहली जो पद्धति पढ़ेंगे वो है भारतीय और दूसरी पद्धति पढ़ेंगे जो है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। रा में राउड़ी है ना, ये हिंदी के जब वो आते हैं ना क्वेश्चन तब वहाँ पे करना होता है। तो इतने टॉपिक को हम इस संख्याओं के वर्गीकरण में पहले कवर करेंगे और फिर जब ये कवर हो जाएगा, ठीक, फिर हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक। देखो यही चीज़ें आपको सीखनी है। जैसे आप लैपटॉप यूज करते होंगे तो उसमें फाइल बनाते हो, फिर फोल्डर बनाते हो, ठीक है, फिर उसका सब फोल्डर बनाते हो, वही चीज़ें हम यहाँ करा रहे हैं आपको कि फिर आपको संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ना है। इन संख्याओं के वर्गीकरण के बाद फिर आपको पढ़ना है सम संख्या कौन सी होती है, विषम कौन सी होती है, भाज्य कौन सी होती है, अभाज्य कौन सी होती है, सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं और फिर संपूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। तो इतने टॉपिक कवर कर लेंगे और जब इतने कवर हो जाएंगे तब ये हमारा पहला टॉपिक कवर होगा, ठीक। तो आप गहराई समझ रहे हो ना, कितनी गहराई है इस टॉपिक के अंदर, और इसीलिए इससे प्रश्न बहुत आते हैं, ठीक। तो आज हम सबसे पहले इस क्लास में इन्हीं सब को ख़त्म करते हैं। इन्हीं सब का मतलब यहाँ तक की स्टोरी ख़त्म करेंगे, स्थानीय मान तक की। संख्याओं का वर्गीकरण क्या है इसको हम कल की क्लास में ख़त्म करेंगे, ठीक है, और उसकी नेक्स्ट क्लास में फिर ये सम विषम इनको ख़त्म करेंगे, ठीक। तो आज हम शुरू करते हैं अंक किसे कहते हैं। तो आप हेडिंग फिर से डाल लो कि अंक किसे कहते हैं। ये लिखना है क्योंकि ताकि आप आगे चल के जब कोई बच्चा आपसे पूछे तो आप उस बच्चे को समझा सको, ठीक है। लिखो, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम जिन प्रतीकों का उपयोग करते हैं वो अंक कहलाते हैं, ठीक है। अंक का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, डिजिट, ठीक है, अंक कहलाते हैं। क्लियर। किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम जिन प्रतीकों का उपयोग करते हैं वो अंक कहलाते हैं। कई बार यहाँ पर प्रतीकों का उपयोग करने की जगह पे एक शब्द लिखा जाता है निरूपित करते हैं, ठीक है। तो उपयोग करते हैं, निरूपित वर्ड मैथ का वर्ड है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब वो प्रतीक कौन से हैं, तो टोटल जो प्रतीक हैं, टोटल या कहें कुल प्रतीक, ठीक है, लिख लो, कुल प्रतीक 10 हैं, ठीक। प्रतीक के नीचे अंडरलाइन करना आप, ठीक। कुल प्रतीक 10 हैं। कौन कौन से, पहला 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। मतलब दुनिया में जितनी भी संख्याएं बनेंगी वो इन्हीं 9 अंकों से मिलकर बनेंगी, ठीक है। इन 9 अंकों के अलावा कोई 10वां अंक नहीं आएगा, ठीक है।
9 अंकों का मत सॉरी 9 अंक बोल रहा हूँ, मतलब इन्हीं 10 अंकों से मिलकर बनेगी, यानी कि कोई 11वां अंक नहीं आएगा। ठीक है, 1 से 9 तक ये 9 और ये 0, टोटल हमारे 10 हो गए। आपको पता है कि जीरो की क्या हुई थी, खोज हुई थी। आगे वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। जीरो की खोज हुई थी, किसने खोज की थी, भारत ने, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। ठीक है, तो इसीलिए जीरो को जब भी हम आगे ऐड कर देते हैं तो ये पूर्णांक कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और जीरो को अगर हम हटा देते हैं और 1 से 9 तक गिनते हैं तो ये सब प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। वैसे आगे मैं पढ़ाऊंगा, अभी बस समझाने के लिए एक हिंट दे रहा हूँ कि जो प्रकृति ने हमको चीज़ें दी वो एक थी, प्रकृति ने कोई चीज़ जीरो नहीं बनाई। इसीलिए रसिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, रसिया के एजुकेशन सिस्टम में किसी भी बच्चे को 0 अंक नहीं दिए जाते हैं, किसी भी बच्चे को। क्यों? क्योंकि वहाँ के अध्यापकों का मानना है कि बच्चे ने कुछ ना कुछ तो लिखा है, वो शून्य हो ही नहीं सकता। तो आप भी अपने जीवन में अगर कोई व्यक्ति मिले तो आप उसको 0 मत डिक्लेयर करना, कुछ ना कुछ तो उसमें योग्यता होगी। 10 में 2 नंबर तो दे ही दो, 1 तो दे ही दो। ठीक है, तो 0 क्या है, पूर्ण होता है, और 1 क्या होता है, वो प्राकृतिक होता है। क्लियर? तो 1 से लेकर 9 तक ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, ये परिभाषा है कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम जिन प्रतीकों का उपयोग करते हैं वो अंक कहलाते हैं। टोटल प्रतीक कितने, 10। ठीक, इन्हीं से मिलकर कोई संख्या बनती है। दूसरी आप इसी की परिभाषा आप लिख सकते हो, लिख लो या। ठीक है, अब ये परिभाषा स्टैंडर्ड है। दशमलव पद्धति में, अभी बताऊंगा दशमलव पद्धति क्या है। दशमलव पद्धति में, दशमलव संख्या पद्धति में, दशमलव संख्या पद्धति में हम जिन प्रतीकों, ब्रैकेट में लिखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, हम जिन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं वे सभी अंक कहलाते हैं। ठीक है, ये दो परिभाषाएं आपको मिल गई, वे सभी अंक कहलाते हैं। क्या यूपीएससी डायरेक्ट पूछेगी? नहीं पूछेगी। ठीक है, वे सब क्या कहलाते हैं, अंक कहलाते हैं। तो अंक की परिभाषा हो गई, अंक आप समझ गए। चलिए अब दूसरी हेडिंग डालो। दूसरी हेडिंग क्या थी, संख्या किसे कहते हैं। अब जब तक आपको अंक नहीं पता, संख्या नहीं पता, तो फिर संख्या पद्धति कहाँ से आपको आएगी, है ना। तो संख्या किसे कहते हैं, मैंने कहा है कि मैं क्लास 6 से कवर कराऊंगा। आपको चाहे हंसी आए, चाहे आप रो, चाहे आप ना पढ़ो, मेरे को क्या जाता है। ठीक है, हम तो शौक में पढ़ाते हैं साहब। ठीक है, संख्या किसे कहते हैं। अभी मैंने क्या बताया कि दुनिया में जितनी भी संख्याएं बनेंगी किससे बनेंगी, इन्हीं 10 अंकों से। तो संख्या की परिभाषा क्या होगी, सभी 10 अंकों, सभी 10 अंकों को विभिन्न प्रकार के समूह में लिखने से संख्या बनती है। या लिख लो, लिखने से या संख्या का निर्माण होता है, संख्या का निर्माण होता है। ठीक है, सभी 10 अंकों को विभिन्न प्रकार के समूह में, समूह का मतलब क्या है कि जो ये अभी अलग थलग हैं, 0 1 2 3 से लेके 9 तक, इनको हम अगर एक साथ कर दें, जैसे 1 2 3 कर दें तो 123 हो गई, ये बन गई संख्या। ठीक है, इसी तरीके से 120 कर दें 120 तो ये बन गई संख्या, या 9 8 7 6 5 कर दें तो ये बन गई संख्या 98,765। ठीक है, तो समूह में हमने इनको ले लिया, एक ग्रुप में ले लिया, तो ये कहलाई क्या, संख्या। ठीक है, तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लो। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो 1 2 3 1 2 0 मतलब 123 120 और 98,765। ठीक है, ये बन गई संख्या। दो चीज़ें क्लियर हो गई आपकी कि संख्या क्या हुई और अंक क्या हुए। क्लियर, सिंपल बातें। चलिए अब आगे की बात लिखो। तीसरी हेडिंग क्या थी, तीसरी हेडिंग थी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति किसे
कहते हैं। ठीक है। किसी भी संख्या को निरूपित करने वाली, लिखो किसी भी, अब देखो मैं वही शब्द यूज कर रहा है, किसी भी संख्या को निरूपित, ठीक है, या ब्रैकेट में लिख लो दर्शाने वाली, ठीक है, निरूपित करने वाली पद्धति संख्या पद्धति कहलाती है। संख्या पद्धति कहलाती है। ठीक है, किसी भी संख्या को निरूपित करने वाली पद्धति संख्या पद्धति कहलाती है। आमतौर पर, ठीक है, लिखो आमतौर पर हम अंकगणित में दशमलव पद्धति, ब्रैकेट में लिख लो डेसिमल सिस्टम का प्रयोग करते हैं। जिसमें आधार, हम क्या मानते हैं, आधार जिसमें 10 होता है। ठीक है, ये क्या होता है अभी आपको मैं समझाऊंगा। जिसमें आधार 10 होता है। ठीक है, इसमें आधार 10 होता है। क्लियर। आधार 10 का मतलब ये होता है कि जैसे हमने कोई 2 ये संख्या रखी, ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पद आएगा तो उस पर हम क्या करते हैं, 10 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो हमारी 20 हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, इसमें 10 में फिर 10 का गुणा करते हैं। ठीक है, मतलब 10 को बार बार मल्टीपल करते जाएंगे तो जो संख्या हमारी आगे बनेगी संख्या पद्धति में, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा, जिसको आप एक तरीके का स्थानीय मान और जाति मान पढ़ते हो। ठीक, उसमें भी तो यही करते हो कि शुरू में इकाई का अंक करते हो। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, दाही पढ़ते हो। ठीक है, आप ये नहीं कहते हो कि इकाई के बाद इकाई के बाद दाही, तो ये जो दाही है ना, यही 10 है, यही दशमलव पद्धति है। ठीक है, तो इतनी बातें समझे। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, फिर इसको इंटरनेशनल जो पद्धति है उससे अंतर कराऊंगा, तब आपको लगेगा अच्छा इसको 10 बोलते हैं। ठीक, तो आपने ये लिख लिया कि डेसिमल का प्रयोग करते हैं जिसमें आधार 10 होता है। तो क्या इसके अलावा भी कहीं और होता है, तो हाँ, आप नोट करके लिख लो। ठीक है, आप नोट लिख लो उसी के नीचे। ठीक है, ये जो आपने लिखा है ना, ये इसके नीचे ही आपको लिखना है। ये आप इतना हटा सकते हो। ठीक है, ये आप इतना हटा दो। ठीक, चलिए आगे आप लिखो नोट पे क्या लिखते हो, दशमलव पद्धति के अलावा किसी संख्या को बाइनरी, ये शब्द आप कंप्यूटर की शब्दावली में यूज पढ़ते हो, खासतौर पे जब क्वांटम कंप्यूटर पढ़ते हो। ठीक है, बाइनरी, फिर लिखो कॉमा ऑक्टल, ये लिख लो, काम कहीं नहीं आएगा। हो सकता है इंटरव्यू में अगर धोखे में पूछ दे यूपीएससी, तो इसलिए मैं ये लिखा रहा हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि यूपीएससी ना कुछ भी अजीबो गरीब पूछ सकते हैं। और सीसेट का इंटरव्यू ले ले आपके, तो कम से कम वहाँ तो काम तो आ जाएगा। ऑक्टल, दशमलव पद्धति के अलावा किसी संख्या को बाइनरी, ऑक्टल तथा हेक्सादशमलव पद्धति में भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर लिख लो, बाइनरी में आधार, नई लाइन से, बाइनरी में आधार 2 होता है। बाइनरी में आधार 2 होता है। ठीक है, ऑक्टल में, नाम से ही समझ में आ रहा, ऑक्टल में क्या होगा, आधार 8 होगा। ठीक है, और लास्ट हमारा क्या है, हेक्सा। नेक्सा गाड़ी आती है ना टाटा की, हेक्सा में आधार 16 होता है। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़े होगे ना सिंधु घाटी सभ्यता में, या पहले के ज़माने में आप देखे होगे कि लोग 16 के आधार पे चीज़ें बांटते थे।
है ना, कि कोई भी चीज़ होती थी माप तौल की इकाई 16 रखे हुए थे, 16 के हिसाब से चीज़ें बढ़ती थी। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जैसे हम लोग यूज करते हैं ना मन, 16 मन या 10 मन गेहूँ या 40, जैसे एक मन में 40 केजी शायद गेहूँ होता है। ठीक है, या पसेरी, पसेरी में 5 केजी आता है। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे आप समझो कि जैसे पसेरी हो गया, ठीक है, या बीघा हो गया, या एकड़ हो गया, या जैसे आप लोगों के यहाँ खेती की इकाई जो मापते होंगे बिसुआ में मापते हैं, है ना, बिसुआ 20 का हिस्सा। तो वही चीज़ यहाँ पे कि कहीं पे 2 होता है, कहीं 8 होता है, कहीं 16 होता है। हमें इनका काम नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ताकि अगर इंटरव्यू में पूछ दे क्या दशमलव पद्धति के अलावा भी कोई पद्धति है, तो आपको लगे कि हाँ सर है, बाइनरी भी है, हेक्सा भी है, ऑक्टल भी है। ठीक है, हम किसका यूज करते हैं? दशमलव संख्या पद्धति का यूज करते हैं, और हम केवल उसी को पढ़ते हैं। ठीक, तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, इतनी बातें जब आप समझ गए, तो अब जो मेन क्वेश्चन जहाँ बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं वो क्या है कि संख्या, ये जो निरूपण की पद्धति है दशमलव, इसको कैसे निरूपित किया जाता है। ठीक, तो तीसरी हेडिंग है ये, नहीं चौथी हेडिंग, चौथी हेडिंग डालो, संख्या निरूपण पद्धति, संख्या निरूपण पद्धति। ठीक, किसी भी संख्या को लिखने के लिए लिखो, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम प्रत्येक अंक को क्रमशः दाईं से, ये अभी सीख लो क्योंकि यूनिट डिजिट पढ़ेंगे ना, इकाई का अंक, तो वहाँ बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक अंक को क्रमशः दाईं से बाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, दाईं से बाईं ओर लिखते हैं, मतलब संख्या निरूपण पद्धति में ये 2 पद्धतियाँ आती हैं। आप चाहे इसके ऊपर एक चीज़ लिख लो, इसलिए मैं कहता हूँ रफ जरूरी है ना। संख्या निरूपण पद्धति है, अब यहाँ पे चलो ठीक है, ये आपने लिख लिया। ठीक है, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम प्रत्येक अंक को क्रमशः दाईं से बाईं ओर लिखते हैं। ठीक, अब यहीं पे लिख लो, ये 2 प्रकार की होती है, यह 2 प्रकार की होती है, ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 लिखो यहाँ पे, भारतीय संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति। नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ेंगे? भारतीय को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय को। ठीक, पहले मैं ये बताऊं भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय, इसके पहले एक बात बता दूं। ठीक, देखो जब भी आप ये चीज़ें पढ़ते हो ना, बाईं या दाईं, ठीक है, या उत्तर या दक्षिण, ये चीज़ें जब पढ़ते हो तो आपको समझना है ये कैसे होती हैं। देखो, हाथ पैर की बातें अलग हैं, हमारी बॉडी की बात अलग है, लेकिन किताब में या पेज में जब भी आपको शब्द आए कि बाईं किधर है, दाईं किधर है, तो बायां हमेशा का क्या होता है? इधर होता है, ये हमेशा लेफ्ट होता है। ठीक है, और ये हमेशा क्या होता है? राइट होता है, ये ध्यान रखना। ठीक, ये राइट है। जब भी आपसे कहा जाए कि बाईं ओर से पढ़ना है तो इधर से हमें पढ़ना है। ठीक, कोई कहे दाईं ओर से तो इधर से हमें पढ़ना है। जैसे मान लो ये संख्या दी है 987561, कहा जा रहा है इसे बाईं ओर से पढ़ो, तो हम पढ़ेंगे 9875। ठीक है, अगर कोई कहे दाईं ओर से पढ़ो तो 1265789 ऐसे। ठीक है, इसी तरीके से जब आप मैप पढ़ते हो, ब्लड एंड रिलेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको दिशाएं पढ़नी चाहिए। ऐसे आप दिशा बनाओ, ठीक है, प्लस का निशान, जो ऊपर होगा, ठीक है, वो होगा नॉर्थ। ठीक, जो नीचे होगा वो होगा साउथ, जो इधर होगा वो होगा ईस्ट, और जो इधर होगा वो होगा आपका वेस्ट। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है, चाहे आप लिख लो चाहे पिक्चर बना लो, है ना, ताकि आप भूलो ना, ये बेसिक बातें पता हो राइट और लेफ्ट क्या है। ठीक, अब बात क्या करते हैं? अब बात करते हैं यही भारतीय संख्या पद्धति की। पहली है, लिखो, भारतीय संख्या पद्धति। ठीक है, भारतीय संख्या पद्धति ये क्या है? आपने पढ़ा था, मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि इकाई, दाही, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई थी पहले। ठीक, फिर से मैं आपको ये बताता हूँ,
सबसे पहले जब भी कोई संख्या मिलती है तो हम उसको बोलते हैं पहले अंक को इकाई का अंक। कहाँ पे? जो दाहिनी ओर होती है, ठीक। उसके बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं दाही, ठीक, लिख लो। उसके बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं सैकड़ा। ऐसे ही क्रम में बढ़ती जाती, पढ़ना ऐसे ही होता है हमें। फिर सैकड़ा के बाद जब हम पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं हजार। हजार के बाद जब आती है तो उसको हम बोलते हैं क्या? 10,000, ठीक। 10,000 के बाद जो आती है, आप इसको लिख लिए, ठीक है। 10,000 तक मैंने बताया। फिर आता है लाख, ठीक। लाख के बाद फिर क्या आता है? 10 लाख, ठीक। 10 लाख के बाद क्या आता है? 1 करोड़। देखो ये लाख का मतलब ये 1 लाख है, ठीक है। ये हजार का मतलब 1,000 है, सैकड़े का मतलब 1 सैकड़ा है, ठीक है। तो 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ के बाद क्या आता है? 10 करोड़। वो धमाल मूवी है ना, उसमें वो लड़की नहीं कहती है, संजय दत्त है, वो बोलता है कितने रुपए चाहिए तुमको, बोलती है 10 करोड़, है ना। तो ये 10 करोड़ है, तो ये 10 करोड़, ठीक है। फिर 10 करोड़ के बाद क्या आता है? अरब। अरब के बाद क्या आता है? 10 अरब, ठीक है। 10 अरब के बाद क्या आता है? खरब। और 10 खरब के बाद क्या आता है? 10 खरब। मतलब किसी भी संख्या को अगर हम लिखते हैं, ठीक है, मतलब किसी भी संख्या को अगर हमें पढ़ना होगा तो हमें इस तरीके से पढ़ना होगा, ठीक। 10 खरब, खरब, 10 अरब, अरब, है ना। 10 करोड़, 1 करोड़, 10 लाख, लाख, 10,000, हजार, सैकड़ा, दाई, इकाई, ठीक। ये क्या काम करेगी? ये काम ये करेगी कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे ये 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13 अंकों की हमें कोई संख्या बनानी है, ठीक है। 9, 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, 2, 5, 4, 3, 3, 3, 6, 3 का 9, 3 चौक 12, 13, 14 ये हो गया मान लो, ठीक है। अब हमें इसको पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, इधर से पढ़ेंगे हमेशा। इकाई, दाई, जैसे इसको गिनना है कि ये क्या कितनी बड़ी संख्या है। जैसे मैं इसको हटा ही देता हूँ, रुको, एक इसका शब्द हटा देता हूँ, ठीक। जैसे ये शब्द ही मैं हटा देता हूँ, ठीक। अब आप देखना, ये इसीलिए ज़रूरी है पढ़ने के लिए। हमें इतनी बड़ी संख्या किसी ने दे दिया और पूछा कि ये कितनी क्या है, क्या संख्या है, इसको हम कहेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? तो इधर से जोड़ना है, ठीक है। इधर से नहीं पढ़ना है, इधर से पढ़ना है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे? 92 खरब, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। 92 खरब, 87 अरब, ठीक है, 65 करोड़, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आएगा? 65 करोड़ 43 लाख 21,254। ऐसे इसको पढ़ेंगे। जैसे सपोज करो मैंने कोई संख्या दे दी 2, 3, 6, 5, 4, 3, ठीक, ये संख्या है। आपसे कोई पूछे कि ये कितनी लिखी है तो आप कैसे बताओगे? इसको बताने का यही तरीका है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। आपने कहा सर 25 लाख, ठीक है, 6,543, ठीक है, ऐसे आप बताओगे। या सॉरी 25 लाख कह रहा हूँ। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये लाख ही तो है, एक और बढ़ाओ यहाँ पे, ठीक है। अब ये 10 लाख हो गया तो 25,65,432, ठीक है। आप ये बताओगे यहाँ पे। मान लो आपको कोई संख्या दे दी 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, है ना, 5, 3, 2, ठीक। अब ये इतनी बड़ी संख्या है, इसको मैंने पूछा क्या लिखा है तो आप बताओगे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, 10 करोड़, अरब। तो आप कहोगे सर ये 3 अरब 25 करोड़ 67 लाख 89,532 है। क्लियर? ये हो गया भारतीय संख्या पद्धति। इसका उपयोग हम स्थानीय मान वगैरह में भी करते हैं, ठीक। लेकिन आजकल आप एक चीज़ नया ट्रेंड देखोगे, क्या? मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये शब्द देखते हो, ठीक है। तो ये क्या है? ये इंटरनेशनल है। और ये चेंज कहाँ होगा? ये चेंज बस एक ही जगह होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होता है। देखो चेंज कहाँ होगा? जैसे ही आप पढ़ते हो ना, ये 10,000, ठीक है, ये 10,000 यहाँ पे रहेगा, लेकिन ये लाख जो है ये बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 100,000 हो जाएगा लाख में, और जो 10 लाख है ये आपका क्या बन जाएगा? 1 मिलियन,
ठीक है, अभी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी मैं यहाँ यहीं पे सुधार करके बता दे रहा हूँ कि इस 10 लाख को क्या बोला जाता है इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल बोला जाता है 1 मिलियन, ठीक है। और 1 करोड़ को क्या बोला जाता है 10 मिलियन, ठीक है, 1 करोड़ को 10 मिलियन, ठीक। और फिर ये 10 करोड़ को 100 मिलियन, क्लियर। और ये जो 1 अरब है इसको बिलियन, ठीक है, 1 अरब को बिलियन। और ये जो 10 खरब है इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको 1 ट्रिलियन, ठीक। तो अगर आप क्वेश्चन आ जाए कि 1 मिलियन कितना 10 लाख, ठीक है, 1 बिलियन कितना 1 अरब, ठीक है, और 10 खरब कितना, तो आप बता दोगे कि 1 ट्रिलियन, ठीक है। तो ये बातें हैं। अब इसको मैं इंटरनेशनल में आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आप उसको लिख लो और आप भी ये मिलियन बिलियन ट्रिलियन में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। दूसरा यहाँ लिखो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। बस दो टॉपिक और रह गए, उनको भी पढ़ा देता हूँ इसके बाद, ठीक है। इसका ज़्यादा अब नहीं है, फिर क्लास आपकी हो जाएगी एंड, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, मैंने तो बिल्कुल ही इसको छोटा कर रखा है अरे भाई ज़्यादा ही कुछ बड़ा हो गया, रुको इसको लिखता हूँ फिर से, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, ठीक है। इसको इसमें क्या है, इसमें बस वही जैसे वहाँ इकाई दाई पढ़ते थे, यहाँ इंग्लिश में पढ़ेंगे। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, यूनिट, ठीक है, दूसरे को 10, तीसरे को 100, चौथे को 1000, पाँचवें को 10,000। आप इसके लिए मतलब अभी मैं लिख दूंगा वो भी, है ना, कि कहाँ 10 मिलियन कहाँ लाख आएगा, कहाँ अरब आएगा, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि याद तो आपको वैसे ही रखना है। 10,000 के बाद 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, ठीक है, मिलियन के बाद 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन, 100 मिलियन के बाद बिलियन, बिलियन के बाद 10 बिलियन, ठीक है, 10 बिलियन के बाद 100, मतलब यहाँ पे क्या है ना, सिंगल फिर 10 फिर 100 ये बार बार आएगा, ठीक है। 100 बिलियन, 100 बिलियन के बाद ट्रिलियन, ठीक है, ये ट्रिलियन। ट्रिलियन को क्या बोलते हैं, ये 1 ट्रिलियन यही है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 10 खरब, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 10 खरब, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 1 बिलियन, ठीक है, 1 बिलियन इज इक्वल टू लिखो 1 अरब, ठीक है। ये चीज़ें लिख लिया आपने। चलिए अब फिर यहाँ पे आता है ये मिलियन, ठीक। तो 1 मिलियन में आप लिखो 10 लाख बराबर 1 मिलियन, ठीक है, 10 लाख बराबर 1 मिलियन, क्लियर। मिलियन हो गया, बिलियन हो गया और ट्रिलियन हो गया। अब 1 मिलियन यहाँ हो गया, ठीक है। तो आप समझ गए 10 लाख, 1 करोड़ को क्या पढ़ेंगे, ठीक, तो आप यहाँ से निकाल लेना, क्लियर। 10 करोड़ को क्या पढ़ेंगे, 1 करोड़ को क्या पढ़ेंगे, ये चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक। यूनिट 10, 100, 1000, इनमें से आपको कुछ भी नहीं याद रखना, बस यही याद रखना है कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। और 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन, ठीक, बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और फिर बिलियन 1 अरब, ठीक, ट्रिलियन 10 खरब, क्लियर इतनी बातें। चलिए उम्मीद है आपने लिख लिया होगा वीडियो पॉज करके। चलिए अब हमारा क्या है, कैसे पढ़ते हैं वो तो मैंने बता दिया, वही चीज़ यहाँ पे भी आएगी, ठीक है। अगली हेडिंग हमारी क्या है, शायद 5वीं या 6ठा टॉपिक होगा, जिसको बोलते हैं जातिमान
ठीक है, या स्थानीय मान, सॉरी जाति मान तथा लिखो स्थानीय मान। मैं जब हिंदी में पढ़ा था, बाद में जब मैंने सीसेट को इंग्लिश में तैयार किया तो मुझे भी पहली बार पता चला, अच्छा इसी को फेस वैल्यू बोलते हैं, इसी को प्लेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ जाति मान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। ठीक है, एंड स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये लाइन पे बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं कि फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये हेडिंग आप डालो पहले जाति मान स्थानीय मान की, और इंग्लिश में इसको भी हेडिंग में डाल देना। ठीक, अब पहले इसकी परिभाषा लिख लो। किसी भी संख्या में प्रत्येक अंक के दो मान होते हैं। मान का मतलब वैल्यू, वैल्यू का मतलब उसका क्या उत्तर है, या कहें उसकी क्या क्रेडिट है। ठीक है, दो मान होते हैं। गणित में मान शब्द बहुत यूज होगा। दो मान होते हैं, एक जाति मान, तथा दूसरा स्थानीय मान। मुझे हंसी इसलिए आ रही क्योंकि गणित में माना जाता है ना कि माना एक्स वैल्यू, तो लोग इस चीज़ पे बड़ा हंसते हैं। जो रोमांटिक टाइप के लोग होते हैं, प्यार मोहब्बत किए होते हैं, तो वो कहते हैं हाँ एक्स ही वैल्यू मान लो, क्योंकि एक्स तो कोई होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये दो होते हैं। अब आप इसी में हेडिंग डालो, जाति मान किसको बोलते हैं। ठीक है, कई बार हो सकता है बिल्कुल सिंपल यूपीएससी प्रश्न पूछते कि इस संख्या का जाति मान बताइए, और उस दिन मुझे जहाँ तक लगता है अधिकांश बच्चे ऐसे ही देखेंगे मुंह ताकते हुए कि यार ये क्या पूछ दिया यूपीएससी ने। क्योंकि आजकल यूपीएससी ना कॉन्सेप्ट पे जा रही है। आपको ये मैथ, मेरी जो पढ़ाने का तरीका लग रहा होगा यार ये मैथ पढ़ा रहा है कि एंशिएंट इंडिया पढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये मैथ कॉन्सेप्ट पे ही मैं पढ़ाता हूँ, लिख के पढ़ाता हूँ। और मेरा जो टीचर था इंडिया का बेस्ट टीचर है जिससे मैंने मैथमेटिक्स पढ़ी है क्लास 12 में। ठीक है, तो मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ, और मैं अपने आप में मैथ का अच्छा खासा नॉलेज है। कितने मार्क्स आए वो बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो वही बात है ना, आप सफल होगे वो मेरे लिए मार्क्स हैं, वरना 12th फेल वाले भी बच्चे आईएएस बने हैं। तो ये मैं बताऊं 12th में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, मैं टॉपर था, फलाना था, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। ठीक है, मज़ा तो तब है जब आपको मैं चीज़ें समझा दूँ। बेस्ट टीचर वही है जो ख़राब से ख़राब स्टूडेंट को भी अच्छे से समझा दे, बेस्ट वही है। बेस्ट टीचर उसको क्यों कहोगे जो भाई बेस्ट स्टूडेंट है, बेस्ट को समझा दे, क्या फ़ायदा। सबसे ख़राब स्टूडेंट को भी अगर मैं समझा पा रहा हूँ तो मैं मानूंगा मैं बेस्ट हूँ, और अगर मैं नहीं समझा पा रहा तो फिर मैं बेस्ट नहीं हूँ। ठीक है, तो जाति मान क्या है, ये सब काम आएंगे। ठीक है, तो जाति मान को लिखो किसी, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा ना कि संख्या किसको बोलते हैं। अंकों को मिलाकर जो समूह बनता है वो संख्या। अंक किसे बोलते हैं, प्रतीक जो होते हैं। ठीक, तो अब ये जो शब्द आएगा ना आप उसके साथ खेल सकते हो। ठीक है, तो लिखो किसी संख्या में, जाति मान की हेडिंग लिखना, जाति मान को इंग्लिश में लिख लो फेस वैल्यू। ठीक है, किसी संख्या में किसी अंक का, अब आप बताओ अगर ये मैं न लिखाता अंक क्या होता है, संख्या क्या होती, तो आप क्या आज आंसर निकाल पाते, नहीं निकाल पाते। ठीक है, किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है, कोशिश कर रहा हूँ सीधा सीधा लिख जाए, मैंने टैब को तिरछा कर दिया है, जो मान होता है, ठीक है, वही उसका जाति मान कहलाता है। किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है, वास्तविक मान के नीचे अंडरलाइन करो, अंक के अंदर अंडरलाइन करो, संख्या के अंदर अंडरलाइन करो, वही उसका जाति मान कहलाता है। ठीक है, किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है वही उसका जाति मान कहलाता है। लिख लो, अभी मैं समझा दूंगा। ठीक है, जाति मान कहलाता है, चाहे उसी के आगे लिखो, चाहे अंक किसी भी स्थान पर हो, चाहे अंक किसी भी स्थान पर हो। ठीक है, किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है वही उसका जाति मान कहलाता है,
चाहे अंक किसी भी स्थान पर हो। ठीक, आप कहोगे सर क्या मतलब, यहाँ लिखो एग्जाम्पल। ठीक है, मान लो ये एक संख्या है 2754, आपसे पूछता है कि सभी अंकों के जाति मान बताइए। सभी अंकों के जाति मान बताएं, जाति मान बताएं। ठीक है, जाति मान बताएं। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस संख्या को ऐसे लिखना 2754 दूर दूर। ठीक है, ये यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो संख्या है। ठीक है, और यहाँ नीचे एरो कर दो ऐसे। ठीक है, अब आपसे पूछा है क्या, जाति मान, तो यहाँ लिख लो ऐसे जाति मान। ठीक, जाति मान। 4 का जाति मान क्या होगा, 4 ही होगा। 5 का जाति मान 5 होगा। 7 का जाति मान 7। 2 का जाति मान 2। मतलब इन संख्याओं का जाति मान क्या है, 2 7 5 4। ठीक है, अब अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि 7 का जाति मान बताइए, आपको दे देता कि इस संख्या में, दी हुई संख्या में 7 का जाति मान क्या है, तो एज इट इज वही अंक आएगा। ठीक है, वही अंक आएगा। यही मैं परिभाषा में मैंने लिखा है, किसी भी संख्या का जाति मान उस संख्या का जो अंक होता है वही होता है। ठीक है, तो ये जो अंक है उस संख्या का 7 है मान लो, तो 7 ही उसका जाति मान होगा। ठीक, किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान वही उसका जाति मान, चाहे किसी भी स्थान पे कोई भी संख्या हो। अब यहाँ पे चौथे नंबर पे है। ठीक है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फर्क कहाँ पड़ेगा, जब स्थानीय मान निकालेंगे, जब प्लेस वैल्यू निकालेंगे। फेस वैल्यू में हमें एज इट इज वही उत्तर देना होता है। समझ गए इतनी बातें। चलिए, बाकी प्रैक्टिस सीट पे जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको फिर ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल भाई और लिख लो, 3856। ठीक है, इस संख्या का आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, लिख ही लो क्वेश्चन के फॉर्म में, ताकि आप भूलो ना। दी गई रुको, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें। रुको, ऐसे लिखो, क्वेश्चन लिखो। ठीक है, दी गई संख्या 38562 का दी गई संख्या में, रुको इसको मेटते हैं ना, क्वेश्चन से फिर आपको याद बना रहेगा, है ना। दी गई संख्या 38,562 में 8 व 5 का जाति मान ज्ञात करें। 8 और 5 का जाति मान ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, ऑप्शन है आपका ए बी सी डी। 8,5, ठीक है, 80,50, ठीक है, 8,000,500। ठीक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक, अब आपको निकालना है तो आप यहाँ लिखो हल। क्या करोगे, 38562 लिखोगे। ठीक है, और नीचे इसके संख्या लिख दोगे। ठीक है, मैंने इतने आंसर क्यों दिए हैं, क्योंकि अभी स्थानीय मान में गड़बड़ होगा ना। तो 2 का जाति मान 2, 6 का 6, 5 का 5, 8 का 8 और 3 का 3, तो 8 और 5 होंगे, तो 8 5, आंसर ए सही है। ऐसे आंसर आपको देना होगा। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। अब चलो स्थानीय मान देख लो, लास्ट हेडिंग है हमारी, फिर आज का हमारा ये काम खत्म हो जाएगा और ये आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा। ठीक, स्थानीय मान, स्थानीय मान को क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू लिखो, किसी अंक का स्थानीय मान, किसी अंक का स्थानीय मान वह मान होता है जो अंक के वास्तविक मान को ना दर्शाकर, ये ध्यान देना, वहाँ वास्तविक मान था, जो उसके वास्तविक मान को ना दर्शाकर में भी अंडरलाइन करो, वास्तविक मान में भी अंडरलाइन करो। ठीक है, वास्तविक मान को न दर्शाकर संख्या में उसके स्थान को दर्शाता है, उसके स्थान को दर्शाता है।
ठीक है, उसके स्थान को दर्शाता है। क्या कहलाता है? स्थानीय मान। स्थानीय मान कहलाता है। ठीक है, लिखो। किसी अंक का स्थानीय मान वह मान होता है जो अंक के वास्तविक मान को न दर्शाकर संख्या में उसके स्थान को दर्शाए। स्थानीय मान कहलाता है। जाति मान क्या है? जो उसके वास्तविक मान को दर्शाए। ठीक है, दोनों का डिफरेंस समझ गए। अब यहाँ पर नोट एक लिख लो, फिर मैं इसका एग्जाम्पल बता के आपको बताऊँ ये क्या होता है, कैसे इसको निकालना होता है। नोट लिखो। स्थानीय मान हमेशा 1, 10, 100, 1000 डैश 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 मतलब इसी के गुणज में होता है। आदि का गुणज होता है। अभी आपने पढ़ा ना, आदि का गुणज होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वही चीज। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, है ना। पदम, 10 पदम, शंख, महाशंख, है ना। नील, 10 नील, तो वही चीज है। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि 10 के गुणज में होता है। अब जैसे मान लो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, क्वेश्चन लिखो, एग्जाम्पल मैं पूछूं, दी गई संख्या 325। संख्या इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अंकों का समूह है। क्लियर हो रही ना बातें? संख्या क्या है? अंकों का समूह। अंक क्या है? ये जो प्रतीक। कितने टोटल प्रतीक होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, दी गई संख्या 325 का स्थानीय मान ज्ञात करो। स्थानीय मान ज्ञात करो। ठीक है, ऐसे मान लो आपको दे रही है, तो क्या करना है? ऐसे 325 लिखो। पहला जो है दाहिनी ओर, यहां से काउंट करेंगे तो पहले क्या कहते हैं? इकाई। ठीक है, तो 5 गुणा 1 का गुणा करेंगे। ठीक है, 5 गुणा 1 करेंगे इकाई का। दूसरा क्या है? ये दाही है, तो यहाँ 2 गुणा 10 का करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 है और ये दूसरे नंबर पे तो दाई। तीसरा क्या है? सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा मतलब 3 है, तो 3 गुणे ये 100 का करेंगे। ठीक है, यहाँ 3 है तो 3 करेंगे। अब एक खास बात जानते हो क्या है? आपका स्थानीय मान सही है गलत है, इसको जोड़ दोगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी जो ये दी गई है। जैसे 5 को यहाँ पे गुणा किया तो 5 आया, 2 को गुणा किया तो 20 आया, 3 को गुणा किया यहाँ पे 300 आया। अब 5 के नीचे 5 आ गया, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, 325 आ गया। मतलब ये सेम है। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ दे कि 2 का स्थानीय मान बताइए तो 20, 3 का स्थानीय मान बताइए 300, 5 का स्थानीय मान बताइए 5। ठीक है, यहाँ ये निकलेगा। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ दे कि 3 का जाति मान क्या है, तो 3 का जाति मान 3 है। 2 का जाति मान क्या है? 2 है। 5 का जाति मान क्या है? 5 है। लेकिन इनका स्थानीय मान 300 है, स्थानीय मान 20 है, स्थानीय मान 5 है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो मैं कराता हूँ। ठीक है, आप इसको निकालिए, फिर आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे देखो क्वेश्चन लिखो, लास्ट क्वेश्चन है ये आज। दी गई संख्या 2, 4, 5, 6, 7, 9। ठीक है, ये पूरी एक है। ठीक, 9 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 9 में लिख लो, इनमें है ना 5, 6, 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 5, 6, 7 का स्थानीय, 3 संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ हल लिखोगे। ठीक, हल में लिखो 2, 4, 5, ठीक, 6, 7, 9, ऐसे आपको लिख लेना है। अब क्या करना है? यहाँ से काउंट करेंगे। कहाँ से? दाहिनी ओर से। ठीक, तो 9 यहाँ पे, तो 9 गुणे 1 इकाई है, क्योंकि 7 गुणे 10, 6 गुणे 100, 5 गुणे 1000, 4 गुणे 10,000। ठीक है, और 2 गुणे यहाँ पे कितना आएगा? लाख। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। गलती नहीं करना, इसीलिए बार बार ये पढ़ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, अब ये हो गया। अब आपको क्या करना है? इस पे निकालना है सीधे। तो 9 गुणा 1 कितना हुआ? 9। 7 गुणा 10 कितना हुआ? 70। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना पहाड़ा जरूरी है। 6 गुणा 100 कितना हुआ? 600। 5 गुणा 1000 कितना हुआ? 5000। 4 गुणा 10,000 कितना हुआ? 40,000। ठीक है,
2 गुणा 1 लाख कितना हुआ? 2 लाख, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। अब ये लाख हो गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि 5, 6, 7 का बताओ स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान कितना है? 5,000। 6 का कितना स्थानीय मान है? 600। 7 का कितना स्थानीय मान है? 70। तो आपने इतना बता दिया, आंसर आपको देगा 70, मतलब कॉमा लगा के देगा 5,000, 600, 70। अगर आपसे क्वेश्चन देता है जाति मान क्या है, ठीक है, तो आप बोलते सर 5 है 5 का, 6 का 6 है, 7 का 7 है, ठीक है। तो ये दोनों का अंतर आप समझ गए। अब आपको यही संख्या निकालनी है कि हमारा स्थानीय मान सही है या गलत है, तो आप इनको जोड़ दो, ठीक है। ये 9 दिया है, ये 70 दिया है, ठीक है, ये 600 आपका दिया है, ये 5,000 आपका दिया है, ये आपका 40,000 दिया है, ठीक है, और ये आपका 2 लाख दिया है, ठीक है। अब इनको जोड़ दो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो यहाँ 9 का 9 आ गया, 7 का 7, 6 का 6, 5 का 5, 4 का 4, 2। तो 2,45,679, ठीक है। इसको 7,9 को 79 बोलते हैं, 6,9 को 69 बोलते हैं, 8,9 को 89 बोलते हैं। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं 79, 89, 69 में, तो पता रहना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोट में एक चीज़ और डाल लो, लास्ट बात लिख लो ताकि कंफ्यूज ना हो। लिख लो सभी अंकों के स्थानीय मान, सभी अंकों के स्थानीय मान का योगफल दी गई संख्या के बराबर ही होता है, बराबर ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपनी आज की क्लास को कवर किया, समझ गए। तो इतनी बातें आज हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। इतना आप अगर एक क्लास में पढ़ लेते हो तो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो 1.5 घंटे की हमारी लगभग क्लास हुई, लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें स्मूथली कवर की, कोई जल्दबाजी नहीं की, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने कवर की, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई। अब ये जो हमने नोट्स में आपको सारी चीज़ें लिखवाई हैं, जैसे ये हिंदी में लिखवा दिया, ठीक है, और इसके पहले आपको बहुत सारी चीज़ें ये लिखवाई, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें हमने आपको हिंदी में लिखवाई हैं, स्थानीय मान क्या होता है, ये संख्याएं क्या होती हैं, इन सबको अब क्या करना है, आपको रिवाइज करना है कल की क्लास शुरू होने से, देखने से पहले, ठीक है। इन सबको अगर आप रिवाइज कर लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यही वाली PDF दे दो हमको, नहीं ये भी नहीं देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ क्लास देखो, ठीक है। तो ये क्लास सब देखोगे, सारा सबको नोट करोगे। अब मैं भी तो लिख रहा हूँ, आप ये सोचो ना मैं क्यों लिख रहा हूँ, मुझे तो PDF में कायदे से बहुत आसानी रहती कि मैं भी आपके साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको पढ़ाई, सारी चीज़ें मैंने आपको देखो लिखाई पूरी, ठीक। तो आप इन सारी चीज़ों को लिखिए, नोट्स बनाइए, रफ कॉपी फेयर कॉपी रखिए, चीज़ों को रिवाइज करिए, क्लास को कम से कम 3 बार देखिएगा, ठीक है। अगर 3 बार ना समझ में आए तो ही कमेंट में कमेंट करिएगा कि सर हमको क्लास नहीं समझ में आ रही है और बेसिक से समझाओ। और जहाँ तक मुझे लगता है इससे ज़्यादा बेसिक नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल जीरो से उठाया। मैंने आपको आज ये बताया कि अंक क्या होता है, संख्या क्या होती है, संख्या पद्धति क्या होती है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन क्या होता है, ठीक है, गुणा, भाग, जोड़, स्थानीय मान, जाति मान, ये सब बता दिया। तो आज हमारा बेस खत्म हो गया, ठीक है। अब कल से हमारा प्रॉपर टॉपिक शुरू होगा। क्या शुरू होगा? संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं के वर्गीकरण में कल हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, सम विषम संख्या क्या होती है, ठीक है, भिन्न क्या होती है, दशमलव क्या होता है, ठीक है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न क्या होती है। यूपीएससी ने इसी पे कॉन्सेप्ट पे प्रश्न पूछा है, इसीलिए मैंने आज जाति मान स्थानीय मान बताया कि अगर जाति मान और स्थानीय मान पे क्वेश्चन आ गया ना तो फिर बच्चा नहीं कर पाएगा, तो आप तो कम से कम कर लोगे, ठीक है। तो आज का ये हमारा क्या हुआ, ये सिलेबस आज का हमारा कवर हुआ, जो मैंने आज आपको यहाँ पे बातें बताई, ठीक है। आपने उम्मीद है कि पढ़ा है, पाठ्यक्रम देख लिया, अंक देख लिया, संख्या देख लिया, संख्या पद्धति और विविध देख लिया, क्लियर। तो आप नोट्स बनाइए, मिलते हैं अगले भाग 2 में या कहें क्लास 2 में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।